अब आगे चलते हैं। भारतीय रेल मार्गों में पटरी की चौड़ाई और गेज की दृष्टि से विविधता पाई जाती है बच्चों, क्योंकि जो पटरी जो होती है, जो पटरी की जो दो पटरियों के बीच की जो चौड़ाई है उसको गेज बोलते हैं। चौड़ाई ये तो ये चौड़ाई में विविधता पाई जाती है। तो देखते हैं, भारतीय रेल मार्ग में पटरी की चौड़ाई या गेज की दृष्टि से विविधता पाई जाती है जो इस प्रकार है। तो ब्रॉड गेज जिसकी चौड़ाई होती है बच्चों 1.675 मीटर, 1.675 मीटर चौड़े होते हैं। मीटर गेज तो 1 मीटर चौड़ी होती है। नैरो गेज तो 0.762 मीटर होती है। और मानक गेज है मेट्रो गेज जिसकी चौड़ाई होती है बच्चों 0.610 मीटर चौड़े होते हैं। तो ये ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, मानक या मेट्रो गेज, इनकी एक गेज के हिसाब से इनकी चौड़ाई के हिसाब से इनका नाम दिया गया है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। तो ये आपके पूछ सकता है कि ब्रॉड गेज की जो है चौड़ाई कितनी होती है, तो 1.675 ध्यान रखना, 675। मीटर गेज की 1 मीटर, नैरो गेज 0.762 मीटर और मानक गेज है मेट्रो गेज 0.610 मीटर चौड़े होते हैं। अब भारतीय रेल मार्ग का वितरण, अब वितरण देखते हैं। अब वितरण में बच्चों देखो, वितरण देखिए, वितरण भारतीय रेल मार्ग का वितरण में क्या होता है बच्चों कि रेल मार्ग को प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे हैं। धरातल है सबसे मेन, तो धरातल क्या है, धरातल। यदि समतल मैदानी भाग है, पठारी भाग है, तो रेल मार्ग अत्यधिक मात्रा में विकसित होगा। अगर नहीं है, पहाड़ी इलाका है, तो रेल मार्ग अत्यधिक मात्रा में विकसित होने की संभावना ही नहीं होती। तो इसको सबसे मेन मुख्य कारक है इसके वितरण को प्रभावित करने वाला, तो वो है धरातल। यदि धरातल समतल है तो रेल मार्ग अत्यधिक मात्रा में विकसित होगा। तो सघन क्षेत्र, भारतीय रेल मार्ग का वितरण सघन क्षेत्र, भारत में कुल रेल सघनता का लगभग आधा भाग उत्तरी मैदानों में है, यानी गंगा यमुना का जो मैदान है वहाँ पर है। तो भारत में कुल रेल सघनता का लगभग आधा भाग उत्तरी मैदानों में है। उच्च जनसंख्या घनत्व, सुविकसित अर्थव्यवस्था तथा समतल स्थलाकृति क्षेत्र में रेल मार्ग की उच्च सघनता के कारण है। तो सघन क्षेत्र, भारत में कुल रेल सघनता का लगभग आधा भाग उत्तरी मैदानों में है। उत्तरी मैदानों में मतलब है गंगा यमुना का मैदान है, तो ये समतल मैदान है, उपजाऊ मैदान है, और उपजाऊ मैदान होने की वजह से यहाँ पर उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसके अलावा सुविकसित अर्थव्यवस्था है यहाँ की, क्योंकि पूरा कृषि है, औद्योगिक इकाइयाँ हैं। और इसके अलावा समतल स्थलाकृति क्षेत्र में रेल मार्ग की उच्च सघनता के कारण है। तो यहाँ पर जो समतल मैदान स्थलाकृति के समतल हैं, तो इस वजह से यहाँ जो रेल मार्ग हैं इसकी उच्च सघनता के हैं। इस वजह से जनसंख्या घनत्व है, सुविकसित अर्थव्यवस्था है और समतल स्थलाकृति होने के कारण इस भूभाग में उच्च सघनता के कारण है। नेक्स्ट, मध्यम सघन क्षेत्र। इसमें प्रायद्वीपीय क्षेत्र का आंतरिक और पहाड़ी पठारी भूभाग शामिल है। इसमें प्रायद्वीपीय क्षेत्र का आंतरिक और पहाड़ी और पठारी भूभाग शामिल है। तो मध्यम प्रायद्वीपीय क्षेत्र का आंतरिक, पहाड़ी और पठारी भूभाग शामिल है। तो जो दक्षिणी भारत हैं, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र हैं,
ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, तो यहाँ मध्यम सघन क्षेत्र है बच्चों, या मध्यम जनसंख्या, जो पहाड़ी है, आंतरिक यानी भीतर वाला ये जो भूभाग है वो मध्यम जनसंख्या है, मध्यम औद्योगिक इकाइयाँ हैं, और मध्यम यहाँ जो भूभाग है, मध्यम रेलवे का लाइनें बिछाई हुई है, तो यहाँ पर मध्यम जनसंख्या घनत्व है। मध्यम, सब कुछ मध्यम होने की वजह से यहाँ पर मध्यम सघन क्षेत्र है। तो इसमें प्रायद्वीपीय क्षेत्र का आंतरिक और पठारी भूभाग शामिल है। निम्न सघन क्षेत्र, अब देखिए जहाँ पर निम्न सबसे कम, इसके अंतर्गत हिमालय क्षेत्र, जो पूरा हिमालय वाला क्षेत्र है। पूर्वोत्तर प्रांत में अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो पूर्वोत्तर प्रांत है बच्चों, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, ये पूर्वोत्तर प्रांत हैं। तो इनमें, और पश्चिमी राजस्थान जहाँ रेगिस्तान है, अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भूभाग है, पूरा 61% रेगिस्तान है। तो यहाँ पर निम्न जनसंख्या, निम्न सघन क्षेत्र है रेलवे का। तो ये चीज़ें हैं। आगे हम देखते हैं भारत में आधुनिक रेलगाड़ियाँ, भाई जहाँ ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ तो ज़्यादा मात्रा में रेल परिवहन हो या सड़क परिवहन हो, कुछ भी परिवहन हो, वो ज़्यादा मात्रा में विकसित होगा। या जनसंख्या एक विरल है, वहाँ होने की संभावना है ही नहीं। भारत में आधुनिक रेलगाड़ियाँ, गतिमान एक्सप्रेस, तो ये भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन है। तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आधुनिक तकनीकी से सुसज्जित हैं, और इसका शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 में किया गया है। यह ट्रेन निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, दिल्ली से आगरा कैंट के मध्य 187 किलोमीटर की दूरी 100 मिनट में तय करती है। तो ये गतिमान एक्सप्रेस हैं, ये रेलगाड़ी आधुनिक, ये भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन है जो बच्चों 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है, जो आधुनिक तकनीकी से सर्जित हैं। और इसका शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 में हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ये ट्रेन निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली से आगरा कैंट के मध्य 187 किलोमीटर की दूरी 100 मिनट में तय करेगी। शान ए पंजाब एक्सप्रेस का शुभारंभ 8 अप्रैल 2016 में हुआ है। ये अमृतसर से दिल्ली के मध्य चलेगी। शान पंजाब एक्सप्रेस का शुभारंभ 8 अप्रैल 2016 में हुआ है और ये अमृतसर से दिल्ली के मध्य चलेगी। अमृतसर पंजाब में और दिल्ली के मध्य ये चलेगी। अब आगे हम देखते हैं, तो ये भारत में आधुनिक रेलगाड़ियाँ हैं बच्चों। अब आगे हिमसागर एक्सप्रेस, हिमसागर है जो एक्सप्रेस है, तो ये देश की सबसे लंबी दूरी यानी कि 3729 किलोमीटर तय करने वाली ट्रेन है जो कन्याकुमारी से जम्मू तक चलती है। अब देखो बच्चों, ये देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। कौन सी? हिमसागर एक्सप्रेस। तो हिम यानी बर्फ़ से निकलती है और कन्याकुमारी तक चली जाती है। तो ये जो कन्याकुमारी से जम्मू यानी जम्मू कश्मीर तक चलती है और इसकी लंबाई कितनी है, कितनी लंबी दूरी तय करती है? 3729 किलोमीटर की दूरी तय करती है ये हिमसागर। टेलगो ट्रेन, ये तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन है। टेलगो ट्रेन ये तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन है। भारत में 2 मार्गों पर टेलगो ट्रेन चलाने की योजना है, दिल्ली मुंबई तथा मथुरा पलवल मार्ग। तो दिल्ली मुंबई तथा मथुरा और पलवल मार्ग ये बिहार में है, पलवल बिहार में है बच्चों।
तो ये टेल्गो ट्रेन है, ये तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन है और भारत में 2 मार्गों पर टेल्गो ट्रेन चलाने की योजना है। एक तो दिल्ली में, दिल्ली मुंबई, और मथुरा पलवल मार्ग में, पलवल है बिहार में। बुलेट ट्रेन, ये भी तीव्र गति से ट्रेन, ये भी तीव्र गति की ट्रेन है जो मुंबई अहमदाबाद, मुंबई से अहमदाबाद, दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली से वाराणसी और दिल्ली से कोलकाता के मध्य चलाने की योजना है। बुलेट ट्रेनें कहाँ से कहाँ चलेगी? अहमदाबाद से, मुंबई से अहमदाबाद, दिल्ली से लखनऊ, यानी कि मुंबई महाराष्ट्र से अहमदाबाद गुजरात, दिल्ली लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ उत्तर प्रदेश में, लखनऊ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, और के मध्य चलाने की योजना है। अब देश का पहला रेल विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात में स्थापित करने की घोषणा की गई है। देश का पहला रेल विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात में स्थापित करने की घोषणा की गई है। अब नेक्स्ट है, अब देखिए, विश्व विरासत में शामिल भारतीय रेल, विश्व विरासत में शामिल भारतीय रेल। अब ये कैसे भाई, कैसे विश्व विरासत में वही शामिल? ये शामिल होने का कारण है कि ये जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी पर्वत रेलवे और कालका शिमला रेलवे हैं, ये विश्व विरासत में इसलिए शामिल हुई कि जब ये ऊपर ऊंची नीची, ऊपर नीचे, इसे पहाड़ी इलाकों से इसकी रेल की पटरियों को इस प्रकार बिछाया गया है कि जो सोचनीय है, 2-2 इंजन जुड़ते हैं और 2-2 इंजन जुड़ने के बाद में ये ऐसे ऐसे स्थानों पर पहुंच जाती है जहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। और ये भारतीय इंजीनियरिंग का कमाल है कि उन्होंने इतने आधुनिक सोच के साथ भारतीय रेलवे को विश्व विरासत में शामिल करवा दिया। अब देखिए बच्चों, तो विश्व विरासत में शामिल भारतीय रेलवे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे एक 1999 में शामिल हुआ और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। और ये हिमालय की तराई में, जो हिमालय का जो तराई वाला क्षेत्र है बच्चों, वो वहाँ पर ये दार्जिलिंग में पहुँचती है रेलवे लाइन और वहाँ तक रेल जाती है, 2-2 इंजन जोड़ते हैं। एक है नीलगिरी पर्वतीय रेल, ये तमिलनाडु की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में स्थित है बच्चों, तो ये नीलगिरी के पर्वतों में होकर निकलती है। तो ये रेलवे 2005 में विश्व विरासत में शामिल की गई है। कालका शिमला रेलवे ये 2008 में, कब है? ये 2008 में विश्व विरासत में शामिल की गई है। अब देखिए बच्चों, फ्रंट कॉरिडोर परियोजना, इस परियोजना के अंतर्गत देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने का भी विचार है। एक तो हमने देखा कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजनाओं के तहत इन 4 महानगरों को जोड़ा जा रहा है। और ऐसे ही रेलवे में भी एक योजना लाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा, फ्रंट कॉरिडोर परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने का विचार है। अब है कोंकण रेलवे परियोजना, कोंकण रेलवे परियोजना। इस भारतीय इंजीनियरिंग का चमत्कार भी कहा जाता है कि कोंकण रेलवे मार्ग का निर्माण 1998 में किया गया है, जो पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला से गुजरता हुआ रोहा महाराष्ट्र को मैंगलोर कर्नाटक से जोड़ता है। और इस रेल मार्ग की लंबाई 760 किलोमीटर है। यह ट्रेन 196 नदी धाराओं, 200 पुलों और 191 सुरंगों से गुजरती हैं, जो प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। गुजरात से और महाराष्ट्र यानी गुजरात के कच्छ के रण से और महाराष्ट्र तक यानी गोवा तक का जो इतना सा वो जो है वो कोंकण तट हैं।
उसको क्या बोलेंगे? कोंकण तट या कोंकण तट बोलेंगे। तो कोंकण रेलवे परियोजना इसे भारतीय इंजीनियरिंग का चमत्कार भी कहा जाता है। कोंकण रेलवे मार्ग का निर्माण 1998 में किया गया है, जो पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला से गुजरता हुआ रोहा यानी महाराष्ट्र को मैंगलोर कर्नाटक से जोड़ता है। और इस रेल मार्ग की लंबाई 760 किलोमीटर है। ये ट्रेन 146 नदियाँ, धाराओं, 2000 पुलों और 191 सुरंगों को से गुजरती है, जो अपनी प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। मेट्रो रेल। भारत में मेट्रो रेल का प्रारंभ 1972 में कोलकाता में हुआ। भारत के दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर में मेट्रो ट्रेनों का संचालन हो रहा है। तो ये जो मेट्रो ट्रेन, ये मेट्रो सिटी है। जो भारत में मेट्रो रेल का प्रारंभ 1972 में कहाँ हुआ? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ। और ये मेट्रो शहर है कौन कौन से? दिल्ली, बेंगलोर, कर्नाटक। बेंगलोर कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। चेन्नई ये तमिलनाडु में है। हैदराबाद ये आंध्र प्रदेश में है, तथा जयपुर राजस्थान में। तो ये दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद तथा जयपुर। तो दिल्ली तो महानगर है सही। बेंगलोर बच्चों ये कर्नाटक में स्थित हैं, चेन्नई तमिलनाडु में स्थित हैं, और हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित हैं, और जयपुर राजस्थान में है ही सही। तो ये मेट्रो शहर है बच्चों। तो यहाँ पर मेट्रो ट्रेनों का संचालन हो रहा है। मोनोरेल। देश की पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 में प्रारंभ की हुई थी। देश की पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 में प्रारंभ हुई थी। तो ये आ गया आपका मोनोरेल। अब है वायु परिवहन। कौन सा परिवहन? वायु परिवहन। अब वायु परिवहन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो वायु परिवहन बच्चों, जो वायु के द्वारा परिवहन होता है, वायु परिवहन, वायु में परिवहन होता है यानी कि आकाश में। तो वायुयान यातायात का तीव्रतम परिवर्तन महंगा साधन है। अब देखिए बच्चों, वायुयान यातायात का तीव्रतम परिवहन का साधन है, परंतु कौन सा साधन है? महंगा साधन है। वायुयान यातायात का तीव्रतम परंतु महंगा साधन है। यात्री व माल परिवहन के अलावा देश की रक्षा के लिए भी वायु यातायात का विकास अनिवार्य है। और इसी के साथ ये दूरस्थ स्थानों पर पहुंच और प्राकृतिक आपदाओं में राहत हेतु उत्तम माध्यम है। अब देखिए बच्चों, यात्री और माल परिवहन के अलावा देश की रक्षा के लिए वायु यातायात विकास अनिवार्य है। यानी कि ये एक तो तीव्रतम परिवहन का तीव्रतम साधन है और परंतु महंगा है। तो यात्री और माल परिवहन के अलावा देश की रक्षा के लिए भी वायु यातायात विकास अनिवार्य है। जहाँ पर इस सड़क परिवहन, रेल परिवहन सब कुछ फेल हो जाता है, वहाँ पर वायु परिवहन ही अच्छा साधन है बच्चों। अब आगे हम देखते हैं, इसके साथ ही ये दूरस्थ स्थानों पर पहुँच प्राकृतिक आपदाओं में राहत हेतु उत्तम माध्यम है। जहाँ पर पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है, जहाँ पर हम नहीं पहुँच पाते, वहाँ पर हम वायु परिवहन के माध्यम से वहाँ पहुँच सकते हैं। तथा प्राकृतिक आपदाओं में राहत हेतु उत्तम माध्यम है। जैसे प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गई या आग लग गई, तो वहाँ जनधन की बचाने के लिए हम एक ही साधन वायु परिवहन के द्वारा वहाँ पर हम राहत पहुँचाने के लिए इस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। तो भारत में 18 फरवरी 1911 को पहली वाणिज्य की उड़ान भरी की गई थी। तो भारत में 18 फरवरी 1911 को पहली वाणिज्यिक उड़ान भरी गई थी, जो कि इलाहाबाद और नैनी के मध्य
10 किलोमीटर की थी। तो भारत में तो पहले वायुपरिवहन की शुरुआत हुई तो 1911 में हुई, फरवरी 1911 में। तो ये जो इलाहाबाद से नैनी के मध्य 10 किलोमीटर की थी। तो भारत में वायु परिवहन की सुविधा प्रदान करने का दायित्व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को है। तो भारत में वायु परिवहन की सुविधा प्रदान करने का दायित्व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को है बच्चों। ये प्राधिकरण 23 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों सहित 97 घरेलू हवाई अड्डों का प्रबंधन कर रहा है। तो ये जो भारतीय विमान प्राधिकरण हैं ये 23 तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, साथ ही 97 घरेलू हवाई अड्डों का प्रबंधन कर रहा है। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो सभी विमान कंपनियों को 2 निर्मित निगमों में शामिल किया गया है। अब बच्चों इसका 1953 में जो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया बच्चों, और इसको 2 निर्मित निगमों में शामिल किया गया है। पहला है इंडियन एयरलाइंस जिसको देश के भीतर भागों में और पड़ोसी देशों में वायु सेवाएं चलाने का कार्य सौंपा गया है। इंडियन एयरलाइंस जिसको देश के भीतर, इंडियन एयरलाइंस यानी कि इंडियन एयरलाइंस के द्वारा जिसको देश के भीतर और भागों में पड़ोसी देशों में इंडियन एयरलाइंस जिसको देश के भीतरी भागों में व पड़ोसी देशों में वायु सेवा संचालन का कार्य सौंपा गया है। जैसे पड़ोसी देश नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, तो ये पड़ोसी देश है, पाकिस्तान है। तो इंडियन एयरलाइंस जिसको देश के भीतर जैसे जयपुर से दिल्ली जाना है, जयपुर से चेन्नई जाना है, या दिल्ली से चेन्नई जाना है, तो जिसको देश के भीतर भागों में पड़ोसी देशों में वायु सेवा चलाने का कार्य सौंपा गया है। एयर इंडिया इंटरनेशनल, इससे लंबी दूरी के अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर वायु सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसे लंबी दूरी के अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर वायु सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पवन हंस हेलीकॉप्टर, और जो एयर इंडिया इंटरनेशनल है बच्चों, इससे लंबी दूरी के अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर वायु सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एयर इंडिया इंटरनेशनल के द्वारा 12 से अमेरिका, 12 से सऊदी अरब, 12 से श्रीलंका, 12 से म्यांमार, या जहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय जहाँ भी वायु परिवहन के हवाई अड्डे हैं जहाँ पर भी इनके उतरने के हैं, तो वहाँ पर ये उड़ान भरते हैं। तो ये एयर इंडिया इंटरनेशनल, इसे लंबी दूरी के अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर वायु सेवा प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड पूर्वोत्तर राज्यों तथा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराता है। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड पूर्वोत्तर राज्यों तथा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है, क्योंकि लक्षद्वीप पूर्वोत्तर राज्यों हैं जहाँ दुर्गम आना जाना दुर्गम है, दुरुस्त है, रास्ते हैं। पूर्वोत्तर राज्य जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है। तो ये पूर्वोत्तर राज्य हैं बच्चों। तो यह लक्षद्वीप जो अरब सागर के बीच में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाली खाड़ी में है, यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स से सेवाएं उपलब्ध कराता है। कौन? पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड इन केंद्र शासित और पूर्वोत्तर राज्यों में सेवाएं उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट, 27 अगस्त 2007 को एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय से 27 अगस्त 2007 को एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय से द नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये 27 अगस्त 2007 को क्या हुआ, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को दोनों का विलय कर दिया गया बच्चों, और द नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड अस्तित्व में आया। और नवंबर 2010 से नेशनल एविएशन
कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड किया गया और इसका नाम, इसका नया लोगो महाराज की स्वीकृति किया गया। तो बच्चों पहले दो इकाइयाँ दो भागों में बटी हुई थी। तो 27 अगस्त 2007 को एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय से द नेशनल एविगेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड अस्तित्व में आया और नवंबर 2010 से नेशनल एविगेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नाम बदलकर, पहले तो इसका नाम क्या हुआ, द नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड अस्तित्व में आया। फिर नवंबर 2010 में से नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड किया गया और इसका नया लोगो महाराज की स्वीकृति किया गया। अब ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ये आगे टॉपिक में देखेंगे बच्चों। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा